सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। चंद रोज पहले तक एक दूसरे पर तंज के निश्तर बरसाने वाले आज बगल गिर दिखाई दे रहे हैं। शायर ने भी क्या खूब कहा है कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। गुज़श्ता रोज हमने देखा कि चौधरी शुजात की घर बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आज हमने तय किया कि मिल बैठकर हुकूमत बनाएंगे। इलेक्शन में मुखालफतें होती हैं लेकिन मिलकर आगे चलना होगा। चाहते हैं कि पीटीआई भी मुफाहमत में शामिल हो। शहबाज शरीफ बोले कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग को वोट देने का फैसला किया है, उस पर उनके शुक्रगुजार हैं। इलेक्शन में तो एक दूसरे के खिलाफ बातें होती रहती हैं, वो मरहला अब खत्म हो चुका है। अब पार्लिमान वजूद में आने वाली है। जबकि काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि पहली तरजीह मुआशी एजेंडा होना चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि एमकेएम पाकिस्तान ने कभी वादा खिलाफी की ही नहीं, अब हम सब ने पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है। जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने 8 फरवरी इलेक्शन के नताइज मुस्तरद करते हुए नून लीग को अपोजिशन में बैठने की दावत भी दी है। अब हम अपने तज्जियाकारों से आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुल्क का अगला कौन बनने जा रहा है, क्योंकि ये सवाल पूरे पाकिस्तान के जहनों में पाया जा रहा है। फिर ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि इससे कबल भी मखलूत हुकूमत कायम हो चुकी है, तो अब जो मुश्तरका हुकूमत कायम होगी वो मुल्की मामलात के लिए किस कदर अहम और बेहतर होगी। ये सवाल लेके मैं अपने पैनलिस्ट की जानिब बढ़ूंगी। मैं तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ नज़ीर लगारी साहब कराची स्टूडियो से मौजूद हैं। डॉक्टर दानिश हमें ज्वाइन करेंगे वीडियो लिंक के जरिए। एहतशामुल हक साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे। ज़ाहिर शाह शराजी साहब हमें पेशावर से वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन करेंगे। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। मैं बढ़ूंगी सबसे पहले लगारी साहब की जानिब। जिस तरह से अभी एक मामला हम देख रहे हैं लगारी साहब, ये अब चूँकि मौलाना फजलुर रहमान भी मैदान में आए, आपने वो भी देख लिया, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन भी अब वज़ीर आज़म हम सबके जहन में है कि कौन बनने जा रहा है, किस तरह से मामला आगे बढ़ेंगे। देखिए, नई सूरत हाल पैदा होती है, हमें अंदाज़ा नहीं होता है कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। इलेक्शन से पहले भी सूरत हाल वाज़ेह नहीं थी। एक तो लग रहा था कि शायद पीटीआई दीगर लोगों से ज़्यादा सीटें ले जाए, और लेकिन कतई अक्सरियत कोई पार्टी भी हासिल नहीं कर सकी। कल कहा जाएगा कि जनाब पहले भी इंजीनियर्ड और मैनिपुलेटेड इलेक्शन हुए थे और आज भी इंजीनियर्ड और मैनिपुलेटेड इलेक्शन हुए थे। और यही बात मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पिछली दफ़ा तो वो बैठने को तैयार नहीं थे, इस दफ़ा उन्होंने फरमाया कि हम तहफ़्फ़ुज़ात के साथ बैठेंगे। अब हुकूमत किसकी बनती है, ये बहुत अहम सवाल है। और चूँकि पीटीआई ने ये कह दिया है, बानी पीटीआई की तरफ से जो मैसेज आया वो ये है कि ना हम मुस्लिम लीग नून के साथ बैठेंगे, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बैठेंगे, और ना ही हम एमक्यूएम के साथ बैठेंगे। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब को माइनस नहीं किया था, उनका नाम नहीं लिया था कि उनके साथ नहीं बैठेंगे। अब क्या एक नई साहबबंदी हो रही है कि ये 3 पार्टियाँ एक तरफ होंगी, और क्या मौलाना जो हैं वो चले जाएंगे पीटीआई के साथ? बिल्कुल नया सवाल है ये। मुझे मेरे जहन में एक नई बात जो है वो आ रही है कि क्या अब मौलाना फजलुर रहमान सियासत के नए तेवर देखकर अपना रुख बदलेंगे, और क्या इस सूरत हाल को दीगर जो सियासी अनासर हैं वो कबूल करेंगे? मेरे ख्याल में कि असूलन ये होना चाहिए था कि जो बड़ी पार्टी है उसको ऑफ़र किया जाता और उससे कहा जाता कि जनाब वो वज़ीर आज़म का अपना उम्मीदवार सामने लाए और अपना हाउस में अपनी अक्सरियत साबित करे। अगर वो ना कर सकते तो फिर उसके बाद दूसरी जो पार्टी थी उसको मैदान में आने के लिए कहा जाता। लेकिन चूँकि जो पहली पार्टी है उसके निशान के बगैर लड़ी और आज़ाद ग्रुप आया है, तो इस सूरत हाल में नहीं कहा जा सकता है कि आगे ये जो बहरान सामने नज़र आ रहा है वो बहरान क्या रुख अख्तियार करता है। हम मुआशी मामलात को संभालें तो एक तरफ होगा, लेकिन सियासी बहरान जो है वो मुआशी बहरान से भी ज़्यादा संगीन, यानी एम्बिग्विटी ये जो हम पहले से देख रहे थे वो अभी भी जारी है। एहतशाम साहब, ये जब मौलाना साहब ने अपनी पोजीशन क्लियर की कि वो किसी के साथ इत्तेहाद नहीं कर रहे बल्कि दावत दे दी है कि अपोजिशन में आकर बैठे, उसके बाद चूँकि शहबाज शरीफ साहब का जो नाम सामने आया था पीएम शिप के लिए, तो अब कितना उनके लिए मुश्किल हो चुका है? आसान, अब उतना रास्ता आसान नहीं रहा क्या कि वो वज़ीर आज़म बन जाए आसानी से? देखिए आमना, जो आज की बड़ी मेजर डेवलपमेंट है ना जिस पे सारे लोग परेशान भी हैं, उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। वो ख़ास तौर पे उसका ताल्लुक बनता है पीपल्स पार्टी के साथ। ये शेर अफजल मरवत साहब ने, आपने भी सुना होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर पहले की थी, उन्होंने कहा था कि जी जरदारी साहब ने हमें कहा है कि हमारी तरजीह पीटीआई है, नून लीग नहीं है।
वो कहने लगे कि यही मैसेज लेके मैं जाऊंगा बानी पीटीआई के पास, ये मरवत साहब कह रहे हैं। अगरचे कल का जो बयान उनका आपने देखा था, उन्होंने कहा था बानी पीटीआई ने कि पीपल्स पार्टी PMLN MQM को छोड़ के आप किसी के साथ जा सकते हैं, लिहाजा ये सिचुएशन किसी और तरफ जाती नज़र आ रही है। लेकिन ये मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है कि जरदारी साहब जब बात कह देते हैं उसके बाद दूसरी तरफ नहीं जाते। जब कल उन्होंने रात को शुजात के सामने है, अभी आपने सुनाया भी है, उनके घर पे कहा कि जी मुश्किल हालात से गुजरेंगे, सारे मिल के हुकूमत बनाने का फ़ैसला किया है। यानी यही था जो एक वसील बुनियाद हुकूमत बनाने की बात थी PDM2, जिसका डे 1 से ही जिक्र हो रहा है कि जी उसमें पहले 13 पार्टियाँ थी, अब ये 6 पार्टियाँ मिल के चलाएँगी मामला को। एक तो ये इशू हो गया। दूसरा ये है आमना कि पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से मैं कार्ड्स खेले हैं, हम रोज़ बात करते हैं, अभी तक उस पर कायम है। लेकिन आज बिलावल भुट्टो साहब थोड़ा सा पीछे हटे हैं, क्योंकि उनको लगा है कि जी हम पे ये आवाज़ें कसी जा रही हैं कि हम तो सिर्फ बैठे हैं अपनी मैक्सिमम कंसेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए, कि सारी आइनी ओहदे भी ले लें, सदर का भी, उसके बाद स्पीकर का भी, उसके बाद जनाब स्पीकर अपना चेयरमैन सेनेट का भी, और प्लस वो ये भी कह रहे हैं आमना कि जो पार्लियामेंट की कमेटियाँ हैं, पार्लिमानी कमेटियाँ, उनके हेड यानी चेयरमैन जो होंगे वो भी हम ही लगाएंगे। तो मेरा ख्याल इन हालात में मुश्किल हो गया इस वक्त जो PMLN के लिए। लेकिन मैं आज फिर आपको बता दूं कि जो मेरी इत्तला है, जो पहले दिन आपको याद है जब मैंने आपको बताया था कि ये फ़ैसला हो गया है कि ये PDM2 ही बनेगी, अब जा उसी तरफ रहे हैं। कल के बाद सब तरफ से दबाव उनके पास आ रहा है। एक दबाव जो PTI पे आया कि जी आप अगर जिस तरह जिक्र अभी सब लोग कह रहे हैं कि मफामत की तरफ जाना चाहिए, उनको बड़ा वाज़ेह तौर पे पैगाम मिल रहा है कि अगर आप मफामत की तरफ नहीं जाएंगे तो आप सिस्टम से आउट हो जाएंगे। अब सवाल अगला आ गया है कि जी जो गौर खान साहब क्लेम कर रहे हैं, वो कहते हैं जी 154 हमारे मेंबर हैं, ठीक है ना, तो सारे मिला के वो दावा कर रहे हैं। 187 का फिगर PMLN आमना दे रही है कि ये सारे अरकान मिला के और मखसूस नशिस्तें वो जिनका वो कहते हैं तरजीही बुनियादों पे हमने अपने इलेक्शन कमीशन को नाम दे दिया, तो वो वहाँ पे खड़े हैं। अब मुश्किल इस वक्त ये आ रही है कि जी पीपल्स पार्टी जो मसाइल पैदा कर रही है PMLN के लिए, उनके लिए बड़ी परेशानी। मसलन उनका ये कहना है कि जी फाइनेंस मिनिस्टर हम इसहाक डार को भी कबूल नहीं करेंगे। अब इसहाक डार जिस तरह फैमिली में आप पता है मामला करीब है, नवाज शरीफ साहब शायद शहबाज शरीफ साहब से ज़्यादा उन पर भरोसा करते हैं। अब उनको चेयरमैन सेनेट अगर बनाना है तो वहाँ भी एक करोड़ा अटक रहा है जो डिमांड की जा रही है पीपल्स पार्टी की तरफ से। लेकिन मेरा अपना ख्याल है, जो मेरी इत्तला है वो ये है कि अल्टीमेटली ये गिव एंड टेक होगा, सब कुछ ले दे के तो ये PDM2 बन जाएगी और लीड करेंगे शहबाज शरीफ साहब ही। अगला सवाल जो अभी आपने किया, इनका आखिरी बात मैं कर दूं मौलाना फजल रहमान साहब की। मौलाना फजल रहमान साहब जो है ना, वो इस वक्त जिस हालात से गुजर रहे हैं उनको यकीन ही नहीं था। उन्होंने कहा जी ये तो 2018 से भी वर्स्ट इलेक्शन है। आमना देखें सारी पार्टियां 2018 में सब बड़ी पार्टियों ने कहा था धांधी, पीपल्स पार्टी, PMLN, PTI था। आज भी सारे ये कह रहे हैं कि सबके तहफ़्फ़ुज़ात है। इवन PMLN भी कह रही है कि अगर नवाज शरीफ साहब को हरा दिया गया मानसरे से, और वो भी कह रहे हैं कि जी लोग जो कहते हैं धांधली हो तो कहते हैं हमारे सारे स्टालवर्ड्स हार गए हैं, ये गलत बातें हो रही है, तो हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो मेरा ख्याल है आज की रात जो है ना कुछ चीज़ें फाइनली तय हो जाएंगी। एक ब्रॉडर पिक्चर जो खाका जो था वो तो आ गया सामने। डॉक्टर साहब की जानिब बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब अभी क्या किस तरह से मामला आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सारी जो डेवलपमेंट हुई उनके बाद? देखिए सबसे पहला तो जुमला मेरा एक है, उसको करके रख लीजिए कि ये कोई मुफाहमत नहीं हो रही है जो बैठकर ये कर रहे हैं सियासतदान, ये बंदरबाट हो रही है। ये इख्तदार हासिल करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ेकार जो है वो तय किया जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है, मैंने कल भी आपको एक बात कही थी आपके प्रोग्राम में ही कि पीपल्स पार्टी ने PTI को अप्रोच किया है, और मरवत साहब ने कल ही ये बात बता दी थी कि ये अप्रोच आई है। अच्छा, लेकिन ये बात वो जिस तरह से कुंडी साहब है उन्होंने तरदीद कर दी है इस खबर की। वो कह रहे हैं उनको कोई सीरियस नहीं लेता मरवत साहब को, तो वो इस चीज़ को सीरियस नहीं लेता। मैं मेरी बात को मुकम्मल होने दीजिए। मैंने ये कहा है कि जी कल भी जरदारी साहब ने अप्रोच किया है, मरवत साहब का कहना है, आज भी वो कह रहे हैं। अब कुंडी साहब अगर उसकी तरतीब करते हैं तो कुंडी साहब तर्जुमान है पीपल्स पार्टी के, ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन मरवत साहब जो PTI से एक अहम रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका ये स्टेटमेंट है। हम तो स्टेटमेंट कोट कर रहे हैं, कौन गलत है कौन सही है इसका फैसला मैं नहीं कर रहा। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब के पास मैंने कल भी कहा था कि सबसे अहम तरीन जो पोजीशन थी वो PTI के साथ थी, और उनके अहम तरीन लीडर्स
वो अगर आप सुन लें, खुर्शीद शाह को सुन लें, कायरा साहब को सुन लें, या और जो उनके लीडर थे साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी या दूसरे, तो बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर वहाँ मिल रहा था। लेकिन मसला ये था कि पीटीआई की तरफ से बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट चीज़ सामने आ रही थी, और वो ये थी कि जनाब हम इन जमातों के साथ नहीं बैठेंगे। और वो ये कहते हैं कि फॉर्म 45 के तहत हमारे पास 171 जो है वो उम्मीदवार होंगे। देखिए यहाँ पर एक चीज़ बता दूं, शायद जो क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर पीडीएम पूरी भी मिल जाए तो असल मसला ये नहीं है कि असल मैटर है कि वो 156 पे पहुंच रहे हैं, 171 पे, और वो 150 पे नहीं, ऐसा नहीं है। बात ये है कि 60 सीट रिजर्व जो है और 10 सीट एक्टिविटों की और फीमेल की जो है वो जो डिस्ट्रीब्यूट होगी 4% के हिसाब से ईच सीट, या 4.5% के हिसाब से पंजाब में जो है वो 4.3 के हिसाब से, और खैबर पाह में 4.5 के हिसाब से, वो बहुत अहम है। और उसके बाद ही असल फैसला हो सकता है कि 169 या उससे ज़्यादा कौन लेके जा रहा है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो का कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि वो हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं बनेंगे, वोट और दे देंगे, करेंगे। और आज अभी तक स्टैंड करती है। वो अलग बात है कि आसिफ जरदारी साहब का जो स्टेटमेंट है वो यही मौजूद है कि हम मिल बैठकर जो है वो हुकूमत बना देंगे। बिल्कुल बना दें, लेकिन ये फैसला उसी वक्त होगा जब वजीर आजम का वोट देने के बाद काबीना तश्कील पाएगी। आया उस वक्त पीपल्स पार्टी, जब रात को सुबह एक बात हो, रात को एक बात हो, बेटा एक बात कहे, बाप एक बात कहे। कल बाप ये कह रहा था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो वजीर आजमशिप चाहिए, और बेटा ये आज बेटा ये कह रहे हैं कि हमें सदारत चाहिए। तो ये चीज़ें जो है ना सेकंडों में चेंज होती हैं। इस सूरत हाल के लिहाज से ये फैसला, लेकिन ये ज़रूर हो गया है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों ने, ख़ास तौर पे इस वक्त पीपल्स पार्टी और IMQM और PMLN जो है वो एक बड़ी पोजीशन में है। अगर PTI अपने 45 फॉर्म के कैंडिडेट को हासिल नहीं कर सकती है तो फिर ये फैसला इनकी तरफ से तो आ गया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि वज़ीर आज़म जो PDM 2 है, जिसको एहतशाम साहब कह रहे हैं, उसकी तरफ से तो ये क्लियर हो चुका है कि शहबाज शरीफ वजीर आजम है। लेकिन अब मुकाबला ये है कि अगर PTI अपना हदफ हासिल कर लेती है, जो वो कह रही है कि 45 फॉर्म है, और उस वक्त तक हासिल कर लेती है जब चुनाव होगा, जाहिर है 21 दिन के अंदर अंदर सदर साहब ने ये इजलास बुलाना है। और एक बात और मैं कह दूं कि सदर साहब का काम है कि वो पार्लियामेंट में मौजूद सबसे बड़ी जमात को ऑफर करेंगे। ये आपका या मेरा पसंद की बात नहीं है, ये सदर साहब उनके तहत उनको ये इख्तियार है कि वो सबसे ज़्यादा बड़ी जो वहाँ पोजीशन होगी जिसकी, अब अगर जो कहा जा रहा है कि वो मुत्तहदा मजलिस अमल के साथ इत्तेहाद कर लेंगे, तो अगर उनका इत्तेहाद हो जाता है तो फिर वो सबसे बड़ी जमात है इस पोजीशन पे भी, और सदर साहब को पहले ऑफर करेंगे। और अगर उन्होंने वजारत उस्मा कैंडिडेट अपना दिया और 169 वो साबित कर दिया, और अगर रिजर्व सीट से पहले 133 से अब हम निकल गए तो डेफिनेटली हक रखते हैं, वरना फिर इनको पेशकश की जाएगी। ओके। शाह साहब, अभी जो PDM 2 का हमारे सामने एक खाका बन रहा है, ये तस्वीर क्लियर होते होते आप समझ रहे हैं कि वो PDM 2 ही बनेगी या फिर कुछ और देख रहे हैं आप हुकूमत साजी में जो भी मामला तय हो रहे हैं उसमें? देखिए, मेरे ख्याल में बड़ा वाज़ेह है इलेक्शन से पहले, और इन तमाम जो इस PDM बनने जो जा रही है उसके अंदर शामिल जितने टॉप पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं, उनका शोर और पुकार क्यों है? मेरे ख्याल में वो उन एश्योरेंस के बरक्स शायद वो परफॉर्म नहीं कर सके और उनको वो सीटें नहीं मिली। अब अगर पहले ये लोग फौरन ये बात करते रहे, जमात इस्लामी ने की, JYF ने की, पीपल्स पार्टी ने की, PMLN ने शुरू दिन में के इलेक्शन बड़े फेयर हुए इलेक्शन के दूसरे दिन तक, उसके बाद उनका स्टांस बदला। अब तो या तो इनकी वो एश्योरेंसेस पूरी नहीं जो उनके साथ की गई थी कि आपको इन स्लॉट्स के ऊपर हम रखेंगे, ये सूरत हाल आपकी होगी। जैसे आपने सवाल किया कि प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे, तो जो डिसाइडेड था, देखिए इसमें कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है, हम अगर बड़ा भी इसको डिस्कस करते रहे, अगर आपने एक जो कंटेस्टेंट है उसे हाथ पांव बांध कर रिंग में डाल दिया है तो जाहिर बात है जीतेगा तो दूसरा, लेकिन इसके बावजूद उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि अब इनको समझ नहीं पड़ रही उसको टेक ओवर कैसे करें।
अब प्रॉब्लम ये है कि या तो मैनेज सही तरीके से चीजें नहीं हो सकी इलेक्शन के दिन भी और इलेक्शन के बाद भी, ये एक बड़ा अहम इशू है। दूसरा, इन सियासी जमातों को चाहे पीपल्स पार्टी है, PMLN है, JUIF है, मकसद एक ही है कि वो मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कितना करते हैं। देखिए कल तो ये सारे बैठकर पाकिस्तान की मोहब्बत और पाकिस्तान को जो है तरक्की की राह पे गामजन करने के लिए कुर्बानियां देने के लिए तैयार थे, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कोई चीज है मेरे ख्याल में इनके अपने स्टेक्स हैं। पीपल्स पार्टी भी पुशअप कर रही है, JUIF अब मजीद मरात लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक ओवरऑल सिचुएशन ये बन रही है कि हर पार्टी दूसरे के मुखालिफ को पिक करना चाहती है। MQM पीपल्स पार्टी के लिए सिंगल प्रॉब्लम क्रिएट करेगी और JUIF सेंटर में बैठ के भी PMLN को ब्लैकमेल कर रही है, क्योंकि मौलाना साहब को इस तमाम जो बंदर बांट है उसमें कोई मुनासिब हिस्सा नहीं मिलने वाला। और अगर KP की बात करें तो KP में कोई पोजीशन ऐसी नहीं। हाँ, बलूचिस्तान की हुकूमत उनको दी जाती है या 4 सीटों के ऊपर कोई चेयरमैन सेनेट या इस किस्म का कोई बड़ी ऑफर अगर करती है PMLN मौलाना साहब को, तो देखिए कल परसों मौलाना साहब फिर कहेंगे कि हम जो है पाकिस्तान की मोहब्बत में फिर मिलने के लिए तैयार हैं। तो मेरे ख्याल में इनके दिलों में दर्द सिर्फ एक है कि वो हुकूमत में कैसे जाएंगे। बाकी पाकिस्तान, उसके मसाइल, उसके माशी मसाइल, उसके जो सियासी जो इस वक्त प्रॉब्लम्स बनी हुई है वो उनकी प्रायोरिटी नहीं है। आप देख रहे हैं मेरे ख्याल में पाकिस्तान की बात कोई नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ एक इशू है कि ये लोग मैक्सिमम क्या हासिल करते हैं इस तमाम जितनी सिचुएशन है इसके अंदर। एग्जैक्टली तो अभी हम जो सिचुएशन सारी देख रहे हैं उसमें हम जो अभी वही अगेन बात आ रही है कि इस पे बातचीत होगी, गिव एंड टेक, जैसे हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि ये सारे मामला आगे बढ़ेंगे, लेकिन सारी सिचुएशन में अगेन पाकिस्तान को जो पॉलिटिकली ही जो एक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है वो बहुत ज़रूरी है इस वक्त। तो अभी नाजरीन PTI को MWM और जमात इस्लामी के ज़रिए जो खुसूसी नशिस्तें मिलना अब वो मुश्किल दिखाई दे रही है। उसकी रीज़न ये है कि इलेक्शन एक्ट के मुताबिक सियासी जमातें कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख तक ही तरजीही फहरिस्त जमा करवा सकती हैं और कागजात नामजदगी की तारीख गुजरने के बाद तरजीही फहरिस्त में तब्दीली या इजाफा मुमकिन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आज़ाद हैसियत से कामयाब होने वाले जो कैंडिडेट्स हैं जमात इस्लामी या फिर MWM यानी मजलिस वहदत मुस्लिमीन या फिर उस मकसद के लिए दूसरी सियासी जमातों में शामिल हो भी जाएं तो कौमी और सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्तों के लिए PTI की खवातीन और अक़लियती उम्मीदवारों के इलेक्शन की राह हमवार नहीं होगी। दूसरी जानिब नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने यह कहा है कि हतमी फैसला किया है कि PTI के साथ ताउन नहीं कर सकते। PTI ने विफाकी सतह पर किसी और जमात के साथ इत्तेहाद किया है। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में PTI से इत्तेहाद का कोई जवाज़ नहीं है। PTI से बातचीत दोनों हुकूमतों से मुताल्लिक थी। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या PTI के अवामी मैंडेट के तनाजुर में अपना तर्ज सियासत तब्दील करते हुए असम्बलियों के अंदर बैठ कर सियासत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए और तहरीक इंसाफ की जो मुश्किलात में इजाफा होने जा रहा है PTI के पास अब क्या ऑप्शंस मजीद जाते हैं, क्या PTI अपोजिशन की जानिब बढ़ेगी, ये सवाल लेकर मैं बढ़ूंगी डॉक्टर दानिश की जानिब। डॉक्टर साहब किस तरह से देख रहे हैं अभी सारे सिचुएशन को? देखिए, मखसूस नशिस्तों का जो आपने पढ़ा है ये मेरा ख्याल है कि कौन कह रहा है मेरी समझ में नहीं आता है, क्योंकि अगर वो आइन का आर्टिकल 51 पढ़ ले और इलेक्शन एक्ट 2017 का जो 104 का 1, 2, 3 मिला के पढ़ ले तो ये बात क्लियर है। ये बात वहाँ पर वाज़ेह नहीं है कि आप जो हैं वो जो नॉमिनेशन के वक्त जो लिस्ट दी जाती है सिर्फ उसी वक्त है, बल्कि उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ सामने आ रही है कि बाद में भी दिया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है इसमें इबाम है, ज़रूर इबाम है, कुछ लोग ये ज़रूर बात करते हैं, लेकिन आइन का आर्टिकल 104 इलेक्शन एक्ट 2017 का 104 से लेके 1, 2, 3 मिला के पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा मेरा ख्याल है। दूसरी तरफ हम पढ़ते है कि आइन का आर्टिकल 51 है, वो भी पढ़ लीजिए, उसमें भी क्लियर है। तो मेरा ख्याल है कोई ये प्रॉब्लम नहीं है रिजर्व सीट के लिए, रिजर्व सीट उनको मिल जाएगी। उनका असल में मसला है, सबसे जो अहम मसला होगा वो ये होगा कि उन्होंने जो क्लेम किया हुआ है फॉर्म 45 के हवाले से और मुख्तलिफ जगहों पर वो अदालतों में भी गए हैं और इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने बताया और अभी ट्रिब्यूनल भी जो है वो आना है। तो इस सूरत हाल में इन चीज़ों को फैसला आया उस वक्त तक हो सकेगा जब तक कि जैसा कि आइन में आर्टिकल जैसे मैंने बताया कि 91 है, उसके तहत सदर साहब को 21 दिन के अंदर अंदर जो आपके इलेक्शन हुआ है उसके अंदर ये इजलास बुलाना ही बुलाना है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर इनके पास वो फैसले नहीं आए और फिर वज़ीर आज़म के लोगों को, क्योंकि नोटिफिकेशन भी हो गया है और ये भी है कि नोटिफिकेशन के बाद
3 दिन के अंदर अंदर किसी सियासी जमात को ये ज्वाइन करें। अब जमात इस्लामी की जहाँ तक बात आप ये कह रही हैं, ये बात मैंने कल भी कही थी कि जमात इस्लामी का फैसला, ये एक वाहिद जमात है जिसके अंदर इलेक्शंस भी होता है, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी होता है, जिनके अंदर मौरूसी सियासत नहीं है और जो फैसले शूरा से करते हैं। इंडिविजुअल लियाकत जतोई साहब कुछ कह सकते हैं। मेरी आज बात हुई थी काजी जो क्या नाम है सिराजुल हक साहब से, अच्छा। और कुछ बातें ऐसी की हैं जिस पर मैं ये कह सकता हूँ कि ये फैसला शूरा ने करना है। अब मैटर जो है वो ये है कि शूरा ये फैसला करेगी कि आया इनको इंडक्ट किया जाए नहीं किया जाए, लेकिन इनके पास एक ऑप्शन मौजूद है, वो मुत्तहदा मजलिस अमल के हवाले से भी है और ज़िया के हवाले से भी है। तो अब ये इमरान चॉइस करना है कि आया वो इन तीनों में कहाँ जाएंगे। लेकिन एक बात तय है कि अगर वो जमात इस्लामी को ज्वाइन करते हैं तो जमात इस्लामी एक बड़ी पार्टी है और एक बड़ी डिसिप्लिन पार्टी है और उसका शूरा का एक निज़ाम है और वो फैसले इंडिविजुअल नहीं होते हैं, शूरा के तहत होगा। तो डेफिनेटली इमरान खान साहब के लिए वहाँ मुश्किलात पैदा होंगी। और अब जो यहाँ पर कंडीशन है वो ये है कि पीटीआई अगर अपनी वो सीटें हासिल कर लेती है विद इन द आपके जो वजीर आजम का प्रोसीजर होगा 91 का, कि आपका 4 के हिसाब से 91 का। लेकिन अभी डॉक्टर साहब ठीक है, आपका मौक़िफ़ आ गया। जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि ये एक जो सवाल अगेन पैदा हो गया है जब जैसे ही जमात इस्लामी की जानिब से ये बयानात आए हैं, क्योंकि कुछ कंडीशंस भी हम देख रहे हैं कि ज़ेर बहस है, ये कहा जा रहा है जमात इस्लामी की जानिब से। तो अब आगे क्या होगा? पाकिस्तान तहरीक के पास, इंसाफ के पास क्या ऑप्शंस बचा? लेके मैं दीगर पैनलिस्ट की जानिब भी बढ़ूंगी, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं नाजरीन। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो फिर इस पर मज़ीद डिस्कशन होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। जिस तरह से ब्रेक पर जाने से पहले डिस्कशन हमारे सामने ये थी कि जब जमात इस्लामी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ताउन नहीं कर पा रहे, क्योंकि जाहिर है उन्होंने कहा कि इत्तेहाद जो है वो विफाक में नहीं किया गया हमारे साथ, पहले कुछ और बात हुई थी और अब हम सिर्फ हमारे साथ केपी तक इत्तेहाद जो है उसको महदूद किया जा रहा है। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या मुश्किलात हैं, क्या ऑप्शंस बचते हैं, ये सवाल हमारे सामने और पैनलिस्ट डॉक्टर दानिश का इस पर टेक आ चुका है। मैं चाहूँगी एहतशामुल हक साहब से इस हवाले से जानने की कोशिश करूँ। जी एहतशाम साहब, कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ऑप्शंस क्या, मुश्किलात क्या हैं? देखिए, ऑप्शन तो अभी मैं बताता हूँ आपको क्या हो सकते हैं। मुश्किलात तो उनकी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक चीज़ उनके लिए अच्छी होगी कि केपी, बल्कि 3 बड़ी पार्टियों के पास, केपी जो है वो पीटीआई के पास है, पंजाब पीएमएलएन है, सिंध में आप देख लें पीपल्स पार्टी है, और बलोचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन मिल के कुछ ना कुछ कर लेंगे और शायद मौलाना साहब को राज़ी कर लें तो उनके भी 2-4 बंदे वहाँ जो है ना अकोमोडेट हो जाएंगे। अब सवाल है हमने बड़ा सीरियस नोयत का कि ये जो इस वक्त सूरत हाल पीटीआई को जिसका सामना है, अभी जमात इस्लामी का माजरत के साथ इस वक्त सूरत हाल यह है कि उनकी पार्लिमानी पार्टी ख़त्म हो गई है। 2 बंदे थे जिनको डिक्लेयर कर दिया कि कोई और जीता है, गलत या सही की तरफ नहीं जाते, लिहाजा उनके लिए मुश्किल है। और वैसे भी उन्होंने मना कर दिया कि जी जैसे अभी आपने बताया भी है कि हमारा इत्तेहाद तो पूरे मुल्क के लिए था, आपने सेंटर में और बाकी जगहों पर, इस लिहाजा हम नहीं करेंगे। अब मसला यह है कि पीटीआई कहाँ पे स्टैंड करती है। देखें, अब उन्होंने अगर हाउस में जाना है तो उनको क्या करने की ज़रूरत है। 2 मिसालें हैं, आपको याद होगा और हमारे सीनियर जो हैं लगारी साहब को भी, डॉक्टर साहब को भी और शाह साहब को भी पता होगा, 85 की नॉन पार्टी जो असम्बली आई थी उसमें जुनेजो साहब मरहूम जो प्राइम मिनिस्टर बने थे बाद में आमना, उन्होंने क्या किया था, सारे आज़ाद आए थे वहाँ पे। उन्होंने एक इंडिपेंडेंट पार्लिमानी ग्रुप बनाया था, पार्लियामेंट्री ग्रुप, उसके बाद उसको अपोजिशन पार्लिमानी ग्रुप बना के नाम दिया और उसके बाद वो मामला चलते रह गए। अब पीटीआई का मसला ये है कि पीटीआई बैंड पार्टी नहीं है एक, और दूसरी बात यह है कि उनका एक बहरहाल एक तसव्वुस है और जब तक वो है उनके लिए पार्लिमानी सियासत में आना जहाँ मुश्किलात हैं वहाँ कुछ फ़ायदे भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं आज इस्लामाबाद में इसी हवाले से कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, वो कहते हैं कि ये मसला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। उसकी वजह है कि एक मौक़िफ़ है इलेक्शन कमीशन का, जो वो कहता है कि जी आपका सिंबल नहीं था, लिहाजा आप किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे तो उनकी पार्लिमानी जो पार्टी का हेड होगा उसकी बात सुननी होगी। इस हवाले से आपको याद होगा आमना कि जो शुजात साहब का केस पंजाब की असम्बली में हुआ था, जो हमदा को वोट देने की बात आई थी, तो उन्होंने कहा था कि जी हेड जो है ना पार्लिमानी पार्टी जो है ना का हेड जो है ना वो जो फैसला करेगा वही बात मानी जाएगी। तो यहाँ उनकी मुश्किलात हैं। इस लिहाज से अब देखना ये कि पीटीआई इसे कैसे ओवरकम करती है। लेकिन आमतौर पे यही लोग कह रहे हैं कि मामला जाएगा वहाँ पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला कर दिया है ना पीटीआई के ख़िलाफ़ सिंबल ना होने की वजह से, उनके पास ऑप्शन नहीं है। तो लिहाजा
प्रिवेल कर रहा है नुक्ता नज़र इलेक्शन कमीशन का। अब अगला सवाल है कि क्या ये सारी पार्टियां मिल के को गिव एंड टेक करके को अपना जिसको कहते हैं अपनी सपोर्ट दे सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए पीपल्स पार्टी ने जो कहा जा रहा है, मरवत साहब ने क्लेम किया, उसके बाद कुंडी साहब भले कुछ कहते रहे, लेकिन ने कि बड़ी देर बाद उनका स्टेटमेंट आया, जब तक कि बातें बहुत खुल के सामने आ गई और उन्होंने कहा कि हम जहाँ बानी PTI को हम ये मामूल ये प्रपोजल देने जा रहे हैं। अब इस वक्त जो है ना, मुझे पहली दफ़ा लग रहा है माजद के साथ कि जरदारी साहब विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। जहाँ उनको लेग लग रहा है कि अपना पुराना बदला 2008 के इलेक्शन का इनसे लिया जाए, जो हम 6 हफ्तों के बाद वहाँ से PML निकल के आ गई थी कैबिनेट से, एक वो है। दूसरा उनका ख्याल है कि जी ठीक है, सारे आनी ओहदे रखें अपने पास और जिम्मेदारी कोई कबूल ना करें। तो मेरा ख्याल है ये वो सिचुएशन है जिस पे सारे लोग इस वक्त एक बुनियादी तौर पे खाका बनने के बावजूद भी उनको ये कहा जा रहा है कि आप अपना नुक्ता नज़र चेंज करें। जरदारी साहब ने थोड़ा सा जिसको कहते हैं सॉरी करके चेंज किया, लेकिन जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं, साहबजादे साहब कुछ कह रहे हैं, वालिद साहब कुछ और कह रहे हैं। लेकिन इस स्टेज पे मुझे लगता है कि PTI की मुश्किलात कम नहीं होंगी। एक तो मफाहमत लगता है कि उसकी तरफ नहीं जा रहे, जिस तरह KP के चीफ को उन्होंने बनाया है गंडापुर को, वो सिस्टम से बाहर रह जाएंगे। दूसरा इस स्टेज पे उनको चाहिए कि वो चाहिए क्या, मुझसे ज़्यादा जानते हैं, वो अदालत में जाएंगे, वहाँ से उनको क्या रिलीफ मिलता है, तभी पता चलेगा कि उनका पार्लियामेंट ग्रुप बनता है नहीं बनता। लेकिन अभी ज़ाहिर शाह शराजी साहब, जो अभी सारे मामलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, जिस तरह से वो क्लेम भी करें कि हमारे पास प्लान्स भी हैं, ऑप्शंस भी हैं, तो क्या आप समझते हैं कि अब मौजूदा सारी सूरत हाल को देखते हुए जैसे जमात इस्लामी भी बैकफुट पे चलेगी, तो क्या ऑप्शंस हो सकते हैं इनके पास? देखिए, मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ के लीडरशिप ने एक फैसला कर लिया है ना कि वो हुकूमत नहीं बना रहे। चले अगर फॉर्म 45 वाले फैसले नहीं होते, ROs DROs और उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल के साथ वही खेल खेलते हैं जो पिछली दफा खेला था, लेकिन उसका रिजल्ट आपने देख लिया। लेकिन इस वक्त मुश्किल सूरत हाल में बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ चले एज्यूम कर लेते हैं कि उनको कुछ नहीं मिल रहा सिवाय खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की। तो इसमें 2 पॉइंट्स हैं। एक तो ये, क्या वाकई ये जो लोग चाहते हैं कि मुल्क में बदअमनी ना हो, मामला ठीक तरीके से चलते रहें और हम मिलजुल के काम करते हैं, तो क्या वो PTI को खुद कोई स्पेस नहीं देंगे? अगर आप उनको स्पेस नहीं देंगे तो मेरे ख्याल में अभी भी वो एक ताकत है। अगर अभी भी आप टोटल वोट काउंट डालें तो सबसे ज्यादा वोट उन्होंने लिए। अगर उनके क्लेम के मुताबिक फॉर्म 45 का फैसला होता है और अगर ऑब्जेक्टिवली और मेरिट के ऊपर होता है, तो मेरे ख्याल में जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, PTI बड़ी अच्छी पोजीशन में होगी कि वो अपनी हुकूमत बना सके। अब चाहे प्राइम मिनिस्टर मरवत साहब होते हैं कि वो अली मोहम्मद खान होते हैं कि या गौहर साहब होते हैं, ये एक अलग सवाल है। इसमें एक और जो आम चीजें हम बार बार बड़ी, जैसे डॉक्टर साहब ने तो क्लियर कर दिया कि 102 इलेक्शन एक्ट 102, 3 और 7 आर्टिकल 51 पे बड़ा क्लियर है कि आप बाद में भी दरखास्त दे सकते हैं। लेकिन इस वक्त ये जो रिजर्व सीट है वो है किसकी? वो है खवातीन और माइनॉरिटीज की। तो आपका मुल्क जो पहले ही खवातीन के साथ यहाँ इस मुल्क पे जो कुछ हो रहा है, तो क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी चुप करके आपको देखती रहेगी? क्या आप माइनॉरिटीज को वो स्पेस नहीं दे रहे? जितनी पार्टीज के उनको तो 4.1 वो 5 या 4.3 के रेशो से उनके तो रिजर्व सीट के लोग आ जाएंगे, बाकी रिजर्व सीट आप कैसे फिल करेंगे? तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल खला है ना, इसको आपने इसका वे आउट निकालना है। देखें, अगर मुक्तदर हल्के भी वाहिद चाहते हैं कि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े, SIFC के तहत वो मामलात को आगे लेके चलें और IMF से वो दोबारा कर्जे भी लें, क्योंकि देखिए अहम पॉइंट क्या है, जो पार्टी हुकूमत में जाएंगी उन्हें पैसा तो चाहिए ना मुल्क चलाने के लिए, कहाँ से आएगा वो जी? अगर इस हालात के अंदर आपके ऊपर कौन ट्रस्ट करेगा? क्या IMF ट्रस्ट करेगी? पहले इलेक्शन के ऊपर सवालात हैं। अब अगर आपकी मेन पार्टीज ने सवालात उठा लिए, JUIF रो रही है, ANP ने कहा कि भी इलेक्शन जो है वो इंजीनियर थे, KP के अंदर आपने तमाम बड़ी पार्टीज को बाहर निकाल दिया। अब आप मुझे बताएं, आप नेशनल गवर्नमेंट की बात करें तो चाहिए ये था कि तमाम छोटी बड़ी पार्टियों के लोग इस वक्त कौमी असेंबली के अंदर मौजूद होते, फिर कंसेंसस होता। और आप क्यों एज्यूम कर रहे हैं कि आप तहरीक इंसाफ या उससे एफिलिएटेड लोग क्या वाकई वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है? वो इतने जालिम लोग हैं कि पाकिस्तान में आग लगाना चाहते हैं। मैं तो आज तक नहीं समझ सका कि एक ट्रेंड बना हुआ है। हमें लेकिन बीइंग सहाफी में बड़ा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। हम क्यों इस बात पे इनकार करते हैं कि वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान का हिस्सा है? अपार्ट फ्रॉम 9 मई को जो कुछ हुआ उनको सजाएं मिलनी चाहिए। बिल्कुल, मैंडेट को जहाँ पे वही अगेन बात आ रही थी, अगर उनको मैंडेट मिले तो उसको अब आपको जो भी है मुत्तफिक बार-बार एक चीज को उसको तस्लीम भी करना पड़ेगा, उससे मुत्तफिक होना पड़ेगा, क्योंकि अवामी मैंडेट है ये हमारे सामने। हमारे साहब, ये अभी सारी सूरत हाल में आप समझते हैं कि अब जो जिस तरह से अलीमा खान भी ये बोल रही थी, उन्होंने जिस तरह से कहा कि ऑपोजिशन बेंचेस पे हम बैठ जाएंगे अगर ज़ाहिर है तादाद पूरी नहीं होती है और उनको रिलीफ नहीं मिलता, तो आपको ये नज़र आ रहा है कि अब इनके पास ऑप्शन भी यही रहा है ऑपोजिशन बेंचेस पर जाने का?
पहली बात यह है कि गुज़श्ता रोज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो मैंने भी सुनी थी और लोगों ने भी उसको देखा होगा। जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो चौधरी शुजात हुसैन साहब जो मरकज़ में बैठे थे और एक तरफ जरदारी साहब और एक तरफ शहबाज शरीफ साहब बैठे थे, तो उसमें जरदारी साहब ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि यही जो लोग बैठे हुए हैं ये मिलकर हुकूमत बनाएंगे। उन्होंने ये कहा सारे मिलकर हुकूमत बनाएंगे। तो इस सारे के लफ्ज़ में वो जो उनका तसव्वुर था कि एक मखलूत कौमी हुकूमत बनना चाहिए, शायद ये उसकी तरफ इशारा था कि जिसमें सारे फरीक जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं उन पर मुश्तमिल एक हुकूमत बननी चाहिए जो आगे चलकर 5 साल के लिए मुल्क के अंदर रूल करे और मसाइल जो हैं उनको मिलकर हल किया जाए। ये गालिबन ये मैं ऐसा समझाऊँ। दूसरी बात यह है कि जो कहा जा रहा है सीटों का, मखसूस सीटों का, तो उसकी आपको एक फहरिस्त इलेक्शन से पहले ही होती है, कोई तारीख मुकर्रर होती है, उसके अंदर जमा करानी होती है। वो पीटीआई के नाम से जमा कराई जा चुकी थी जी, और लेकिन पीटीआई को बतौर पीटीआई इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं थी। वो आज़ाद मेंबर्स के तौर पर इलेक्शन लड़े। या तो ये कि इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट मिलकर ये फैसला करें कि नहीं, वही पीटीआई थी जो इलेक्शन लड़ी थी और ये जो सीटें उन्होंने दी थी यही उनको एलोकेट होती हैं। अगर वो आज़ाद हैं तो फिर आज़ाद के लिए अलग एलोकेशन नहीं होता है। और जब तक ये करते हैं उस वक्त तक के क्या जमात इस्लामी की अपनी कोई लिस्ट दी गई होगी और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने अपनी कोई लिस्ट दी होगी, उसके तहत उनको सीटें मिलेंगी क्या इनको सीटें मिलेंगी। ये जो है वो बड़ी गंभीर सूरत हाल पैदा हुई है। और एक ये कि जो तासुर दिया गया है कि गंडापुर को ही नामजद किया गया है, तो अब उनके पास तो मौजूद था ना कि 9 मई के बाद अगर वो हालात को बेहतर करना चाहते हैं, अगर सूरत हाल के लिए वो अपने लिए भी एक ऐसी पोजीशन हासिल करते हैं कि जनाब वो महाज़राई की तरफ नहीं जा रहे हैं, कम अज़ कम ये तासुर कि नहीं महाज़राई की तरफ नहीं जाएंगे, तो उन्होंने पैगाम ये दिया है कि हम महाज़राई की तरफ जाएंगे और जिसको आपने इंडक्ट किया है और जिस पर फर्ज जुर्म आयद किया हम उसी को साथ लेकर हम आगे बढ़ेंगे और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने आपके इंतखाबी नताइज के बारे में जो बातें की हैं, तो उसके बाद क्या आप समझते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इसके अलावा कुछ और भी कर सकती है? क्या आपके ऊपर जो है वो अमेरिका या यूनाइटेड नेशन या यूरोपीय यूनियन कोई और जा रहा है सैंक्शन करने के लिए कि आपके इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुए, या आपने पीटीआई को स्पेस नहीं दिया है इस वजह से हम आपके साथ ताल्लुकात रखने के लिए? ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, नहीं कहीं भी नहीं हो सकती है। ऐसा हो गया था कि मेरे ख्याल में पिछले दिनों वो हमारे एहतशाम साहब ने बात की थी कि अल गोर जीत गया था, या शायद डॉक्टर साहब ने की थी, बहरहाल ये की थी कि अल गोर जीत गया था। मैंने की थी जी। तो 2000 में सन 2000 में हम देख रहे थे कि जनाब वो सारा 2002 में पॉपुलर वोट जो था वो उसको मिल चुका था। मेरा नहीं ख्याल, मैं अब भी ये समझ रहा हूँ कि सन 2000 में ये फैसला हुआ था और ये इलेक्शन हुआ था। 2002 में बुश आ चुका था और उससे पहले 1 साल पहले 2002 से 1 साल पहले 9-0 भी हो चुका था। बुश और अल गोर का मुकाबला था। 2000 में अल गोर जीत चुका था, बुश हार चुका था और बुश जो है वो पॉपुलर वोट्स में भी हार चुका था। और जो काउंटिस के वोट होते हैं, जो इलेक्टोरल कॉलेज के वोट होते हैं, उनमें वो आगे चला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसके हक में फैसला दिया था। तो ये इतना ही कर सके थे कि जनाब सुप्रीम कोर्ट, आपकी सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगी या आपका इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा, उसको चैलेंज किया जाएगा तो मामला सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगा। मेरे लिए ये तकलीफ दे बात है कि सियासी फैसले जो है वो सुप्रीम कोर्ट करे। मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई नामुनासिब है सियासी जमातों को रद्द-ए-अमल, यह तरीक़ाकार कि वो जो है अपने मामलात को लेकर जाते हैं कोर्ट्स में और फिर जो फैसले आते हैं फिर उनके लिए एक मसला पैदा करते हैं। अब जो इलेक्शन उसका इंतखाबी निशान का मसला था, जब कह दिया था उसने इलेक्शन कमीशन ने कि जी आप इंटर पार्टी इलेक्शन करवाते तो करवा लेते, कौन इसमें मामला करवा लेना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है मामला। अब आगे जाके ये पता चलेगा कि ये मामला किस तरह से तय पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात अभी भी सामने खड़ी हैं और अदालतों में भी ये मामला जाएगा। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि फॉर्म 45 वाला मामला है, उसके बाद देखेंगे क्या मामला बनते हैं आगे। तो जनाब अभी सारी सिचुएशन में जहाँ पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने और इसकी हल की अगर हम बात करें तो इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला मुआशी बहाली है। फिर आर्मी चीफ पहले ही कह चुके हैं कि इन इंतखाबात से अब मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम लाकर अमन व खुशहाली का सफ़र शुरू करना होगा। और अब तमाम सियासी जमातों पर फ़र्ज़ है
कि वो सियासी पुख्तगी और इत्तेहाद के साथ अवाम के किए गए एतमाद का जवाब दें, क्योंकि इंतखाबात जीतने और हारने का मुकाबला नहीं बल्कि अवाम के मैंडेट का तयन करने की एक्सरसाइज है। तमाम सियासी क़यादत और उनके कारकुनान को ज़ाती मफादात से बालातर होकर हुकूमत और आवाम की खिदमत करने की कोशिशों पर पूरी तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए। तो इस तमाम तर सूरत हाल में हमारे सामने सवाल ये है कि मुल्क में सियासी और बिलखसूस मुआशी इस्तेहकाम कैसे आएगा और मुआशी इस्तेहकाम के लिए फौरी तौर पर किन इक़दामात की ज़रूरत है। ये सवाल लेकर मैं डॉक्टर दानिश की जानिब बढ़ूंगी। डॉक्टर साहब, किस तरह से आएगा ये मुआशी इस्तेहकाम हमारा? देखिए, इलेक्शन जो होता है, जनरल इलेक्शंस, उसमें आवाम को ये इख्तियार दिया जाता है, क्योंकि किसी भी जमहूरी मुआशरे में आवाम ताकत का सरचश्मा होती हैं और आवाम अपनी राय देती है कि किस किस्म की हुकूमत बने। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान 2024 का इलेक्शन पाकिस्तान का बदतरीन इलेक्शन है और इसके ऊपर मैं क्या बोलूँ, पूरी दुनिया बोल रही है, पाकिस्तान हर जगह बोला जा रहा है। असल में जो मैटर है वो ये है कि क्या, अभी मैं एक आपको इत्तला दूँ, मेरे पास अभी खबर आई है कि बंदरबाट हो रही है कि 4 वजारत आप ले लें, पार्लिमानी कमेटी का चेयरमैन आपको देंगे, आपको मैं स्पीकर दे दूंगा, आप हमें सदर दें। कुछ चीज़ें तो सामने आ गई हैं, बिलावल भुट्टो ने कह दिया है सामने आके, और कुछ चीज़ें अंडरग्राउंड इस वक्त आ रही हैं कि MQM को ये ऑफर की जा रही है, PMLN अपने पास ये रखना चाह रही है। ये मुफाहमत की सियासत है, ये बंदरबाट की सियासत है, ये इख्तदार के लिए जो है ना मिल के बैठे हैं। ये कौन से पाकिस्तान की मुफाहमत के लिए बैठे हैं? क्या इनको नहीं पता कि पाकिस्तान की मौशी हालात क्या है? क्या इनको नहीं पता कि पाकिस्तान के इस वक्त, जिस तरह आर्मी चीफ ने इनको बताया कि क्या हालात हैं पाकिस्तान को, किस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान रन कर रहा है, इंटरनेशनली पाकिस्तान कैसे देखा जा रहा है, पाकिस्तान का 1 नहीं 2 नहीं 3 बॉर्डर इस वक्त डिस्टर्ब है, पाकिस्तान की फौज इस वक्त इंगेज है, पाकिस्तान का मौशी मसला अगर मैं गिनवाने पे आऊँ, वही बात कि जी कितना कर्जा है, कर्जे बढ़ रहे हैं, आपके जो है महंगाई बढ़ रही है, आपका इस वक्त जो है वो जो मौशी इस वक्त गैस की, मैं आम लफ्जों में मैं चाहूँ तो इस वक्त टेक्निकल सारे वो आपको देख सकता हूँ फिगर, मेरे सारे इस वक्त टिप पे फिगर है कि इस वक्त वर्स्ट तरीन कंडीशन है। हमने ये हुकूमत भी देखी थी माजरत के साथ, 16 महीने की हुकूमत थी, 85 की काबीना थी, और किस तरीके से इन्होंने बंदरबाट किया था वजारतों के, और किस तरीके से इन्होंने हुकूमत की थी। और कहा जाता है कि हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचा लिया। आप इनके उसी स्टेटमेंट को इसाक डार साहब को लेके खड़ा कर दें कि एक जगह वो ये कहते हैं कि ये फैसला होने से पहले, जब हुकूमत से पहले, कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं हो रहा था। जितने आईनी माहिरीन है, मैं उनका नाम कोट कर देता हूँ, जनाब डॉक्टर अशफाक हसन है, डॉक्टर शाहिद हसन है, इसी तरीके से और जो दूसरे हैं पाशा है, उन्होंने कहा था पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं होता है। अब हुकूमत के बाद वाहिद जब महंगाई आगे बढ़ गई, जब खसारा आपका बढ़ गया, जब GDP का हशन नशर हो गया, जब लोग मरने लगे महंगाई से, बेरोजगारी से, इस तरीके से 8% से ज्यादा बेरोजगारी आपकी चली गई, बजट खसारा GDP का 1.6 आपका हो गया, तवानाई का बहरान है, गैस की बिजली, तो ये जो हालात वो उस वक्त थे उसमें इजाफा हुआ 16 महीने में इस कौमी हुकूमत। और हमने देखा कि मिल बैठकर इन्होंने सिर्फ बंदरबाट की और पार्लियामेंट में बैठकर वो आईनी तरमीम की जो इन सियासी लोगों को फायदा पहुंचाती थी। मुझे एक आईनी तरमीम बता दें कि जिसमें यह कहा गया हो कि अवाम के मसाइल हल किया गया हो, या मुआशी मसले पे उन चीज़ों को जिसको IMF डिक्टेट कर रही है और हमारे सब आईनी मुआशी माहिरीन ये कहते हैं कि आप इनकम टैक्स, ज़राअत के इनकम टैक्स पर टैक्स लगाएं, आप ट्रेडिंग पे टैक्स लगाएं, आप सर्विस सेक्टर पे टैक्स लगाएं, आप छोटी सनत को फैसिलिटीज दें, आप अपना खर्चा कम करें, आप जो है वो डेवलपमेंट फंड्स को एक लिमिट में करें, आप IMF के प्रोग्राम को, 8 मुआशी प्रोग्राम पाकिस्तान में आया है, तसलसल किसी में भी नहीं है। अब भी ये IMF 3 साल प्रोग्राम मांगेंगे और 3 साल प्रोग्राम तवील मुद्दती मांगेंगे। आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है? सबसे पहले है कि आपका ये इलेक्शन क्रेडिबल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। इलेक्शन तो यानी हमने जो 16 महीने देखे और क्रेडिबल होगी, और इंटरनेशनल कम्युनिटी आप उसको माइनस नहीं कर सकते। और मैं क्या बता दूं, ये जो कहा जाता है ना कि जनाब बाहर जो है ना, देखिए अमेरिका अपने लिए फैसला करता है, इजराइल के लिए अलग करता है, फलस्तीन के लिए अलग करता है, पाकिस्तान के लिए अलग करता है, इंडिया के लिए अलग करता है, यूएनओ का भी यही है, अक़वामी हुकूमतों का भी है। आप पाकिस्तान है, आप अमेरिका नहीं है। और कई ऐसी मैं डिटेल में चीज आपको बता दूं जिसमें इलेक्शन
खराब थे तो उन पर सैंक्शन लगी है, उनको रोका गया है। ठीक है, आप एक लेके बैठ जाते हैं भाई, अमेरिका को कौन चैलेंज करेगा? अमेरिका और पाकिस्तान को फर्क करें। डॉक्टर साहब आपका ठीक है, डॉक्टर साहब आपका पॉइंट इस पे हवाले से आ गया, क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी है तो हमें बाकी पैनलिस्ट की जाने भी बढ़ना होगा। एहतशाम साहब, ये अभी सियासी इस्तेहकाम अभी हमें तो दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे पहले अफरा तफरी मची हुई थी, अब इलेक्शंस हो गए हैं, अब कुछ बेहतरी आएगी? क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है हमारा मुआशी इस्तेहकाम, कितना ज़रूरी है इस वक्त? देखिए, हम ना 22 प्रोग्राम अब ले चुके हैं IMF के, और 23वां प्रोग्राम अभी हमने लेना है, और जिसके लिए शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा ओपनली बात कह दी कि उसके बगैर गुजारा नहीं है, और 6 से 8 बिलियन डॉलर में लेना पड़ेगा, क्योंकि मौजूदा माली साल 2023-24 में 27 बिलियन डॉलर वापस करने हैं, और पूरे अगले 3 साल का देखें 71 बिलियन डॉलर वापस करने हैं। तो हमारे लिए मुश्किलात इंतहा पे हैं। वो जो अभी डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे, टेक्निकल डिफ़ॉल्ट तो पहले हो चुका था, अभी फिर जो डिफ़ॉल्ट से ये बातें कर रहे हैं कि जी हमने बचाया, PDM की हुकूमत कहती रही थी, अब फिर डिफ़ॉल्ट का ख़तरा बढ़ता चला जा रहा है। देखिए ना, ये माज़रत के साथ ये सारी लिप सर्विस है। जितने सियासी लोग हैं, शायद एक आम आदमी जो है ना उसको ज़्यादा ख्याल आता हो कि यार मुल्क किधर जा रहा है। ये तो सही है, इस वक्त तो सारे अपनी अपनी जो है ना वो कट लेना चाह रहे हैं, अपना अपना फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, और सिर्फ बताने के लिए जी बड़ी मुश्किलात है। भाई बड़ी मुश्किलात से तो 75 साल से हैं। कभी आपने मिल के बैठ के आपने कोई फ़ैसला किया है कि हमें ये ब्लेम गेम से निकलें, एक्विजिशन काउंटर एक्विजिशन से निकलें, और कोई किसी एक नुक्ता नज़र पे बैठ जाएं कि हमने इकॉनमी को कैसे टर्न अराउंड करना है, कैसे फिक्स करना है, अपने सियासी अमल को कैसे बेहतर करना है? तो बिल्कुल बात इसमें वज़न है कि ये नहीं चाहते। अब सवाल है कि क्या ये डूएबल है? हमने डूएबल है, लेकिन बड़ा मुश्किल काम है। अभी आप देख लें, जो 2 दिन पहले मूडीज इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, वो तो बड़ी खौफनाक है। उन्होंने कहा कि इतने सीरियस नौयत के चैलेंजेस हैं कि शायद इनके लिए उनको ठीक करना बड़ा मुश्किल होगा। हाँ, अगर ये सस्टेन बुनियादों पे, कंटिन्यूटी की बुनियाद पे ये अगर कुछ कर लेंगे, और फिर SIFC का जिक्र किया जा रहा है, जिसको PML ने अपने मैनिफेस्टो में भी जिक्र किया है। अभी देखें, मुख्तदरा इन सारी सियासी जमातों पे अब एतमाद करने के लिए तैयार नहीं। इस पॉइंट में मैं बहुत सारे इख्तलाफ भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकती हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। कभी आप देख लें, बानी PTI आमना वो क्या कहते थे कि पीपल्स पार्टी और PML ने 10 बरस में जो है ना 11.5 बिलियन रुपीस का कर्जा लिया, 11,000 अरब का कर्जा लिया। लेकिन ख़ुद आप देख लें, 3.5 साल में उन्होंने 10 साल में लिया, बानी PTI ने 3.5 साल में 12,500 अरब का कर्जा लिया। तो ये सारे कहने के लिए कुछ और है। और माजरत के साथ जब वो जा रहे थे, हुकूमत से जा रहे थे, जाते जाते वो उन्होंने बारूदी सुरंग जो बिछाई थी, बिजली के रेट और गैस के रेट कम करके चले गए थे, जिस पे IMF ने नाराज़ होकर प्रोग्राम ही रोक दिया था। तो अभी तो हमारे पास सामना सवाल एक ही है, हम बिल्कुल हमारे पास जिसको कहते हैं कुशन नहीं है फॉल बैक करने के लिए। IMF के प्रोग्राम में जाना है, सख्त फैसले होना, आज ही बिजली की बढ़ाने की फिर बात। चलें सर, आपका ओपिनियन आ गया, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो हम देख रहे थे ना उस वक्त में GDP ग्रोथ के बारे में भी बात हो रही थी, और उस वक्त में कितना कर्जा चुका दिया गया था वो भी आपको फिगर यहाँ पे कोट करने चाहिए थे। जाहिर शाह शराजी साहब, ये सारी सिचुएशन, अब हमने आगे बढ़ना कैसे है? सियासतदान क्या बढ़ेंगे, अब रास्ता लेंगे? क्योंकि ऑब्वियसली पॉलिटिकल मैं बता देता हूँ। जी जी नहीं, अब वक्त एहतशाम साहब वक्त बहुत कम है, हमें क्लोजिंग की जानिब जाना है, और हमें अपने 2 पैनलिस्ट पड़े हुए हैं। 22 बिलियन डॉलर हमने वापस किया है। चलिए, अभी ये एहतशाम साहब बड़ी बहस लंबी हो जाएगी, इससे अभी हमारे बाकी पैनलिस्ट का राय जान लेते हैं। जी जी, आपका एक्सपोर्ट टारगेट 0.17 बिलियन था, वो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि मुल्क के अंदर अगर स्टेबिलिटी आएगी तो 2024 में ये 2.6 तक जाएगा, और 25 में ये 5.8 तक शायद जाए। ये इंटरनेशनल जो ऑब्जर्वर्स है उनके ये प्रोपोर्शन थी। दूसरा जो एहतशाम साहब बात कर रहे थे ना कि पिछलों ने 10 साल में इतना कर्जा लिया, वो 3 साल में इतना हुआ, तो आपने बताया कि उस वक्त डॉलर का रेट क्या था, अब कितना है। एक तो ये बड़ी आम चीज है। दूसरा एक चीज है कि आप अगर भीख के ऊपर ही चल रहे हैं, आपका निजाम भीख के ऊपर चल रहा है, आपके नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर जिसमें डिफेंस बजट भी शामिल है उसको भी कट लगना चाहिए। आपके ओवरऑल जो सैलरी स्लैब है वो कितना, आपका हर बजट का तकरीबन 60% जो आपके सैलरीज का चला है नॉन डेवलपमेंट बजट है। आप बेशक हाइपोथेटिकेट करते रहे कि जी आपका जो है ना इस साल का ADP और बजट से इतने, लेकिन उसके ऊपर डेवलपमेंट के ऊपर काम कितने होते हैं। दूसरा देखें, इस वक्त आपके पास जो SIFC का बेशक वो एक नेशनल बॉडी होगी जिसके अंदर काम करना होगा, लेकिन जो सूरत हाल है, क्या चाइनीज आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं? उनका एक बहुत बड़ा BRI या
जो गवादर के साथ प्रोजेक्ट है, आपका जो सी पैक का BRI प्रोजेक्ट है, वो उनके ऊपर उनको अनसर्टेनिटी है कि अगर अनस्टेबिलिटी होगी तो क्या होगा। तो कौन इस हालात के अंदर जो है पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेगा? क्या आप अट्रैक्ट कर सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टर को? बड़ा मुश्किल होगा। मेरे ख्याल में ये चैलेंजेस अपनी जगह पे, लेकिन इस वक्त जो मैं ये समझ रहा हूँ कि आपका ना तो ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर सेफ है, ना आपके मुल्क के अंदर सिक्योरिटी के हालात इतने बेहतर है, तो एक अनसर्टेनिटी जो है वो क्रिएट हुई है। इसके लिए आप देखें, मेरे ख्याल में जब मिलजुल के बात करते हैं तो आपने अपने रूट कॉजेज को देखना होगा, आपने अपने बेसिक प्रॉब्लम को देखना होगा कि आप ये तमाम चीजें IMF से लोन अपनी आयाशियों के लिए लेके आएंगे कि आप कोई सॉलिड प्रोजेक्ट लेके जाएंगे। दूसरा टैक्स जो नेट है, टैक्स नेट, वो कभी IMF ने आपको ये रिकमेंड नहीं किया कि आप जो है गरीब तबके के ऊपर टैक्स लगाते रहे। चले सही है, बिल्कुल IMF ने ये नहीं कहा था कि बिल्कुल गरीब के ऊपर टैक्स लगाए, अमीर के ऊपर टैक्स लगाने के लिए कहा। अभी मार्च 2024 को गैस पाइपलाइन पर $18 बिलियन देना है पाकिस्तान को, ईरान को। चले, कैन यू इमेजिन? लगारी साहब का टेक नहीं, मेरे ख्याल में मेरे टेक के लिए वक्त नहीं बचा है। नहीं, मैं अगर वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले गए फिर देना पड़ेगा $18 से $23 बिलियन का जाना। जी चले, लगारी साहब से हम माजरत करते हैं क्योंकि क्लोजिंग का वक्त आ चुका है, और जिस तरह से हमारे पैनलिस्ट ने ये बताया कि किन किन इकदाम की ज़रूरत है, किस तरह से मुल्क में इस वक्त पॉलिटिकल और साथ ही साथ जो इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी आ सकती है। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। कल हाजिर होंगे आपके हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।